सो गेस व्हाट, अभी हम हैं हूवर डैम में। हूवर डैम इज़ इन एरिज़ोना। इट्स एन आर्च डैम, इट्स अ मैजेस्टिक स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मार्वल। और यही मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डैम्स के बारे में, स्पिलवेज, रिजर्वायर्स, एनर्जी डिसिपेटर्स, यही है सब इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ते हैं। और जब पढ़ने के बाद उस चीज़ को देख लेते हैं तो भैया फील आ जाती है। तो बस यही है वो फील। आओ देखो इसका आप रिजर्वायर देखो, और यहाँ पे ब्रिज वगैरह बना है वो भी देखिए। देखो, लेट्स वॉक थ्रू द हूवर डैम। हूवर डैम के ऊपर ही हैं हम अभी। वी आर राइट नाउ अबव द हूवर डैम। बस डैम का मेन स्ट्रक्चर को अप्रोच कर रहे हैं, और डैम का मेन स्ट्रक्चर, और ये है रिजर्वायर। दिस इज़ द रिजर्वायर। अभी काफ़ी खाली है, काफ़ी सारा की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, ख़ास करके वेगस में। हूवर डैम वेगस से अराउंड 40 माइल्स है, और पानी की ज़रूरत पड़ने की वजह से इसमें देख रहे हैं पानी बहुत कम होते जा रहा है। और ये जो वाइट वाइट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये दीज आर द लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। और इसके बाद ये देखो, ये है इसका आर्च स्ट्रक्चर। अब आपको इसका आर्च स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियरली देखने को मिलेगा। अब इसके मेन स्ट्रक्चर में अब देखो, यहाँ पे ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक्स। These are the abutments. So what is Hoover Dam doing actually? Hoover Dam is transmitting the load from that arching action to these abutments. समझे आप समझ पा रहे हैं? वो जो आर्च है, तो जो आर्च ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक, तो इस आर्चिंग एक्शन से इस अबटमेंट पे लोड आ रहा है। तो ये लोड ट्रांसफ़र का काम कर रहा है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो अबटमेंट है, वो रॉक है, और आर्चिंग एक्शन से यहाँ पे ये लोड ट्रांसफरिंग का काम कर रहा है। यू कैन सी दिस। ये देखो, और अभी आप क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरे साइड में ब्रिज है, ये देखो, ये बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है ये। इट्स अ वेरी आइकॉनिक ब्रिज। इसको क्या, हूवर स्काई ब्रिज, समथिंग लाइक दैट। ये देखो, नीचे देखो आप, ब्यूटीफुल, माय गॉड। डेंजर, कीप ऑफ द वॉल। ओके, विल अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से व्यू लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह, ये है टेल साइड। माय गॉड, अमेजिंग यार। अरे बाप रे बाप, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, एक तो ये है, अब देखो,
मुझे दिखा दे, दिखा दे। ओह, ये देखो। कोलोराडो रिवर। पीने का पानी भी है यहाँ पे। वाह क्या बात है भाई, पानी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। वाह, गुड जॉब। कितना अच्छे से ग्रीट करते हैं लोग, कहीं पे भी मिलते हैं। वाह, बहुत अच्छा। Pues de la gran vida que se dan cosas. Yeah. You don't need a restroom? No. Oh my God. Thank you so much. The government was already seeking ways to tame the Colorado through the engineering skills of the Bureau of Reclamation. But with 7 states disputing how much of the river's water each could claim, construction of a dam, any dam, was only a dream. But in 1921, Secretary of Commerce Herbert Hoover joined representatives from the 7 states to seek out a solution to equal water rights. Hoover proposed to simply divide the area into a lower and upper basin and leave further negotiations to the states within those basins. This compromise paved the way for the Boulder Canyon project to be constructed. And in 1931, the structure that would one day bear Hoover's name began with an explosion. Not only of black powder and dynamite, but one of human tenacity and ingenuity. It was the largest single contract awarded to that time by the federal government. It took the combined resources of 6 companies, forged into a single contracting entity, to undertake the mammoth project. But before the first shovel of earth could be removed, the Colorado River had to be diverted from its timeless path. The key was to cut 2 tunnels through the canyon walls on each side of the river, each 56 feet in diameter and approximately 4,000 feet long. The 4 tunnels took 2 years to complete. With the tunnels open and cofferdams in place, the Colorado River had no choice but to leave its riverbed and flow through the man-made corridors. With the river diverted, steam shovels dug through as much as 135 feet of silt, mud, and gravel to reach bedrock. And there, Hoover Dam began as a simple square wooden form filled with concrete, followed by more than 3 million cubic yards of concrete over the next 2 years.
Add the adjoining structures, and enough concrete was placed to build a 4-foot wide sidewalk around the Earth's equator. Heat from the setting concrete was predicted to take more than 100 years to cool, but engineers fashioned 1-inch steel pipe inside each concrete block before it was poured. A refrigeration plant so massive it could produce a 1,000-ton iceberg every day continuously pumped cold water through the pipes, cooling the concrete so construction was never interrupted. This innovative idea helped the entire structure be completed in just 5 years, 2 years ahead of schedule. Hoover Dam was built with 5 million barrels of cement, 18 million pounds of structural steel, 21 million pounds of gates and valves, and 840 miles of pipe. The scale of some of the equipment was beyond the capacity of American highways and railroads. The pipes that would carry water from the reservoir to the generators were so large they could not be shipped, so a manufacturing plant was created to build them at the site. An infrastructure of highways, railroad tracks, and power lines had to be created to move men and materials from outlying areas to the dam site and to supply electricity for construction. An entire town was needed to house the workers who were pouring in from all over America in the midst of the Great Depression. The project averaged 3,500 workers a day, working 3 shifts, 7 days a week with only 2 days off a year. The pay scale started at $4 a day, a good wage in the midst of the Great Depression sweeping America. Amid the country's economic uncertainty, the workers in this canyon gave new life to the nation's spirit, as they gave new life to the desert Southwest. This is an engineering victory of the first order, another great achievement of American resourcefulness, American skill, and American determination. And that is why I have the right once more to congratulate you who have builded Boulder Dam, and on behalf of the nation to say to you, well done. Franklin Delano Roosevelt dedicated Boulder Dam on September 30th, 1935. In 1947, Congress officially named it Hoover Dam. Some call it the most prodigious engineering construction feat since the Great Pyramids of Egypt. When a U.S. Senate committee endorsed construction of Hoover Dam in 1928, its report said, "A mighty river, now a source of destruction, is to be curbed and put to work in the interests of society." And so it was. Hoover Dam brought the desert flood control, a reliable supply of water, electrical power, and more. Behind a 726-foot-tall concrete face lies Lake Mead, America's largest man-made lake. Born out of the collected waters of the Colorado River, it could cover the entire state of Pennsylvania to the depth of 1 foot. But held behind Hoover Dam, it is a life-giving source for communities throughout the Southwest. On its way to meet downstream needs, thousands of gallons of water per second flow from Lake Mead through the dam's 17 giant turbines, producing clean, non-polluting hydroelectric power. Hoover Dam produces almost 4.5 billion kilowatt hours of electricity each year, enough to serve the needs of over 1 million people. The sale of this power has repaid the entire cost of constructing Hoover Dam and continues to fund the yearly operating and maintenance costs as well. Hoover Dam helped ensure a future for the communities that settled along the river and the low, flat valleys of Southern California and Southwest Arizona. In Las Vegas, Phoenix, Los Angeles, and other smaller cities, Colorado River water delivered from Lake Mead helps meet the needs of millions of people a year.
Hoover Dam and other dams along the Colorado River contain the floodwaters spawned each spring by melting snows. And from their reservoirs flows an assured and reliable water supply for water users throughout the basin. Combined with the warm climate and rich soils of the lower Colorado River Basin, water from Lake Mead has created some of the most productive farmland in the country. Farms in Arizona, Southern California, and Mexico, irrigated by these controlled flows, produce over $1 billion worth of vegetables and fruits throughout the year for dinner tables across the nation. The clear reservoirs and controlled river stretches resulting from construction of Hoover and other dams have created year-round recreational opportunities at the National Park Service's Lake Mead Recreation Area and other locations along the Colorado River. Hoover Dam first helped create and now helps sustain the high quality of life enjoyed by millions of people in the desert Southwest. At Hoover Dam and its other projects throughout the West, the Bureau of Reclamation is focused on efficient, effective, environmentally sensitive water resources management to help ensure our limited water supplies can meet the needs of all who depend on them. Wherever the system delivers water, life flourishes. Herbert Hoover, engineer, humanitarian, politician, fisherman, and conservationist, believed, as did many others, in a vision where man could affect nature for the good. With every touch of its coarse, concrete skin, and each sparkle that dances behind its crown, Hoover Dam reminds us of the need to dream noble purposes and the strength of the human spirit to achieve great aspirations. Good. Welcome to the elevator. So, yeah, my name is Daniel. I'll be your guide, power plant tour guide for this tour right now. This elevator one behind us, both of them will be descending 537 feet inside the heart of Black Canyon. About a 54-story building, traveling 6 miles an hour, and we'll be making our way in 70 seconds. You will feel pressure. That does tend to happen. Yawn, swallow, chew gum should help alleviate all that pressure. Just if you are walking through the tunnels inside when we exit the elevator, and you see पाइप्स हैं जहाँ से कोलोराडो रिवर का पानी आ रहा है और दूसरे साइड अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड जा रहा है। सी अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अब जा रहे हैं जनरेटर रूम में, और ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं ड्रेनेज गैलरी को। सी द ड्रेनेज गैलरी, ये हूवर डैम के अंदर, इनसाइड द हूवर डैम इन द ड्रेनेज गैलरी। जो पढ़े हो बस उससे रिलेट करो, देखो, सी दिस। देखो मस्त यार, जबरदस्त। या नाउ सी द जनरेटर रूम, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये देखो, ये देखो, सो दिस इज द जनरेटर रूम, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के ग्रिड में भेजी जाती है। Isn't it amazing? These turbines are Francis type turbines. ये सारे फ्रांसिस हैं, ये सारे टर्बाइंस जितने भी लगे हुए हैं, ये सारे 70 फीट इनकी हाइट है, जिसमें
30 फीट आपको ऊपर दिख रहा है, 40 फीट डाउन है जो हमें दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। देखिए मैं वहीं पे पूरा दिख गया है नीचे, वो पूरा नीचे का वो सारा का सारा। तुम यहीं खड़े थे? वहाँ पे वहीं पे खड़े थे? हाँ हाँ वहीं पे तो। अच्छा, हाँ बाहर नहीं, अंदर की तरफ। ओके हाँ। अंदर अभी तो फ्लोइंग दिख रही है, वैसे नहीं दिख रही थी फ्लोइंग रिवर। कंटिन्यू पावर जनरेशन हो रहा है। बताओ, बढ़िया है यार, कितनी देखो ना अंदर अंदर गजब की। चलो भागो। ये है लेक मीड। ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ ये नहीं देखी थी? नहीं, यहाँ तक थोड़ा है। ये लेक मीड है और यहीं का पानी ये स्टोरेज होता है, यहाँ पे रिजर्वायर है ये। और ये जो है ना ये कलेक्टिंग शाफ्ट्स हैं और इसके ऊपर स्क्रीन लगी है, देखो ये स्क्रीनिंग हो रही है इसके ऊपर। अच्छा। मतलब जो बड़े बड़े रॉक्स पे पत्थर होते हैं ना, हाँ। तो कलेक्टिंग शाफ्ट में एंट्री से पहले उसकी यहाँ पे सफाई हो जाती है। ओह नाइस। ये देखो, तो ऐसे करके ऊपर से पानी को लिया जाता है ताकि साफ़ पानी हो, क्योंकि नीचे बहुत सारा सिल्ट है, मिट्टी है। हाँ। वो सिल्ट की लोग क्लीनिंग करते हैं हर 2 साल में। नाइस। ऐसा है, अच्छा है ना? मस्त है, व्यू अच्छा है। ये है साइड चैनल स्पिलवे। जब भी कभी एक लेवल से ऊपर लेक मीड का पानी पहुंच जाएगा तो फिर ये साइड स्पिलवे से उसको हम बाहर निकालेंगे। अब ये स्पिलवे ही इतना है, देख रहे हो साइज, ये देखो, दिस इज द साइड चैनल स्पिलवे। ये देखो, ये यहाँ से ओवरफ्लो करेगा ऊपर। हाँ हाँ वहीं रोकने की जगह है, यहाँ नहीं है रुकने की जगह। वो वहाँ है ना? हाँ उधर ही। चलो फिर। चलो कम।